दोस्तों, भारत अब इतिहास रचने जा रहा है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, कम्युनिकेशन और आपदा प्रबंधन यानी कोई प्राकृतिक आपदा आने से पहले उसकी जानकारी मिलना, इन सभी में ये गेम चेंजर की भूमिका निभाने वाला है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के पहले स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट यानी हैप्स की, जिसे बना रहा है CSIR NAL यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज। ये कोई साधारण ड्रोन या सैटेलाइट नहीं है। यह एक ऐसा हवाई प्लेटफॉर्म है जो धरती और सैटेलाइट की ऊंचाई के बीच लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर हफ्तों तक उड़ान भर सकता है। जहां सामान्य ड्रोन नहीं पहुंच पाते और सैटेलाइट बहुत ऊपर होते हैं, वहां ये हैप्स बनेगा भारत की आसमान में आंखें, जो लगातार निगरानी, इंटरनेट कवरेज और राहत कार्यों में मदद करेगा। हाल ही में CSIR NAL ने इस हैप्स का सब स्केल मॉडल यानी छोटे आकार वाला प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक उड़ाया। ये छोटा मॉडल 12 मीटर के विंग स्पैन वाला था और इसे मई 2024 में चित्रदुर्गा टेस्ट रेंज में उड़ाया गया। इसने करीब 10.5 घंटे तक 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी। ये उड़ान इसलिए बहुत खास थी क्योंकि इसने साबित किया है कि भारत का ये सिस्टम लंबे समय तक लगातार आसमान में रह सकता है, वो भी पूरी तरह सोलर पावर से। इस प्रोटोटाइप ने कई सफल टेस्ट पास किए, जैसे स्टेबिलिटी टेस्ट, ऑटो नेविगेशन और थर्मल परफॉर्मेंस। इतना ही नहीं, एक और उड़ान में इसने 27 घंटे तक 26,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी, जिससे इसकी एंडुरेंस यानी सहन शक्ति की ताकत दिखी। अब NAL अगले बड़े कदम की तैयारी में है, फुल स्केल हैप्स मॉडल की। ये आने वाले साल 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इस बड़े मॉडल का विंग स्पैन होगा 30 मीटर, वजन करीब 150 किलो और इसमें 10 किलो तक का पेलोड यानी उपकरण ले जाने की क्षमता होगी। ये 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगा और सप्ताहों तक आसमान में बना रह सकेगा। इसमें लगेंगे अत्याधुनिक गैलियम आर्सेनाइड सोलर सेल्स, जो सामान्य सिलिकॉन सेल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और कुशल है। इनकी मदद से हैप्स दिन में सूरज की रोशनी से चार्ज होगा और रात में बैटरी से उड़ेगा। यानी एक बार उड़ान भरने के बाद ये कई हफ्तों तक लगातार हवा में रह सकता है, बिना ईंधन, बिना रुकावट। NAL के डायरेक्टर डॉक्टर S सत्यामूर्ति ने कहा है कि ये सिस्टम भारत की सीमाओं से लेकर समुद्री इलाकों तक हर जगह निगरानी और संचार के लिए एक नया युग लेकर आएगा। चाहे सरहद पर हलचल हो या किसी साइक्लोन से कम्युनिकेशन टूट जाए, हैप्स हर वक्त आसमान से नजर रखेगा और मदद पहुंचाएगा। अब अगर इसके उपयोग की बात करें तो हैप्स को कई बड़े मिशनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि सीमा सुरक्षा यानी बॉर्डर सर्विलेंस, जहां ये लगातार दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। संचार यानी कम्युनिकेशन के लिए यह एक सूडो सैटेलाइट की तरह काम करेगा, यानी ये 5G या 6G सिग्नल उन इलाकों तक पहुंचा सकता है जहां इंटरनेट नहीं पहुंचता। आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसका रोल बहुत अहम होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी जगह भूकंप, बाढ़ या भूस्खलन होता है तो ये ऊपर से SOS सिग्नल, लाइव मैपिंग और राहत सामग्री की ट्रैकिंग कर सकता है, वो भी तब जमीन पर कोई नेटवर्क या बिजली ना हो। हैप्स की खासियत इसकी 20 किलोमीटर ऊंचाई की उड़ान है। इतनी ऊंचाई से ये लगभग 500 से 1000 किलोमीटर के दायरे में निगरानी या संचार कवरेज दे सकता है। इसमें लगेंगे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरा, जो रात में भी साफ तस्वीर भेज सकेंगे। इसके अलावा इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार भी होगा, जिससे ये किसी भी मौसम में जमीन के अंदर तक स्कैन कर सकेगा। CSIR NAL की योजना के मुताबिक आने वाले सालों में ये प्रोजेक्ट और बड़ा रूप लेगा। 2025 तक प्रोटोटाइप असेंबली पूरी हो जाएगी, 2026 में पहली उड़ान और 2027 तक पेलोड इंटीग्रेशन यानी सभी उपकरणों का ट्रायल होगा। वहीं 2030 तक भारत के पास 5 से 10 ऐसे हैप्स यूनिट होंगे जो एक साथ नेटवर्क में काम करेंगे, यानी एक जाएगा तो दूसरा उसकी जगह ले लेगा। इसमें लगातार निगरानी बनी रहेगी। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत चल रहा है, जिससे भारत की स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल स्वतंत्रता
मजबूत होगी। साथ ही से भविष्य में टाटा एडवांस सिस्टम, आइडिया 4 जैसी निजी कंपनियों के साथ मिलकर विकसित करने की योजना है। ये भारत की इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के साथ भी मेल खाता है, जो स्पेस एयर हाइब्रिड सिस्टम पर जोर देती है। अब चुनौतियों की बात करें तो इस मिशन में कुछ तकनीकी मुश्किलें भी है, जैसे 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा बहुत पतली और ठंडी होती है, जिसमें फ्लाइट कंट्रोल और विंग स्थिरता को एडजस्ट करना चुनौती है। साथ ही 6G ट्रांसमीटर और सेंसर को हल्का बनाना भी जरूरी है ताकि वजन ना बढ़े। लेकिन NAL के पास इसके लिए एडवांस विंड टनल टेस्टिंग और सिमुलेशन टूल्स है, जिनसे इन सभी समस्याओं पर पहले से काम किया जा रहा है। वैसे अगर हम देखें तो दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जो हैप्स टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हैं, जैसे एयरबस और चीन का तेनग्यून जो इसी तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। लेकिन भारत की खासियत यह है कि हम इसे कम लागत में पूरी तरह स्वदेशी तरीके से बना रहे हैं। एक हैप्स यूनिट की लागत लगभग 250 करोड़ रुपए मानी जा रही है, जो पश्चिमी देशों के मुकाबले बेहद सस्ती है। अगर ये प्रोजेक्ट अपने तय समय पर पूरा हो जाता है तो भारत न सिर्फ अपने बॉर्डर और सागर पर निगरानी मजबूत करेगा, बल्कि संपूर्ण दक्षिण एशिया में कनेक्टिविटी और सुरक्षा का नया अध्याय लिखेगा। तो आने वाले सालों में जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो हो सकता है कि जो चमकती हुई बिंदु आपको दिखे वो कोई तारा या सैटेलाइट नहीं, बल्कि भारत का अपना हैप्स हो, जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा हो, संचार दे रहा हो और आपदा के समय मदद पहुंचा रहा हो। बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले इस कमाल के उपकरण और भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। मैं आप सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। फ्रांस की जानी मानी एरोस्पेस कंपनी डैसॉल्ट एविएशन ने भारत में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करते हुए पुणे में अपने डैसॉल्ट एयरक्राफ्ट सर्विस इंडिया इंजीनियरिंग सेंटर के नए और बड़े कैंपस का उद्घाटन किया है। ये सेंटर पहले से 2 गुना बड़ा हो गया और यहाँ 150 से ज्यादा इंजीनियर काम कर सकेंगे। इस कदम को भारत और फ्रांस के बढ़ते रक्षा सहयोग का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी और भारतीय रक्षा उद्योग से जुड़े प्रमुख लोग मौजूद थे। खास बात यह है कि ये उद्घाटन ऐसे समय पर हुआ जब भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को 114 नए राफेल फाइटर जेट्स खरीदने का प्रस्ताव भेजा है, जो भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा डील हो सकती है। ऐसे में डैसॉल्ट एविएशन का ये विस्तार भारत में उनके भरोसे और निवेश की गंभीरता को दिखाता है। कंपनी के अनुसार ये नया इंजीनियरिंग सेंटर अत्याधुनिक डिजाइन, सिमुलेशन और इंडस्ट्रियल इनोवेशन पर काम करेगा। यहाँ भारत के प्रमुख तकनीकी संस्थानों जैसे IITs और NITs से चुने गए इंजीनियर काम करेंगे, जो राफेल विमान के लिए एडवांस सिस्टम जैसे स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, उत्तम आईसा रडार और अन्य भारत विशिष्ट अपग्रेड्स पर शोध करेंगे। इससे भारतीय वायुसेना को अपने ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से तेजी से मॉडिफिकेशन करने में मदद मिलेगी। ये परियोजना डैसॉल्ट एविएशन की 2016 राफेल डील के तहत ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने का हिस्सा है। उस समझौते में कंपनी को अपनी डील वैल्यू का 50% भारत में निवेश करना था। इसी दिशा में पहले हैदराबाद में टाटा डैसॉल्ट फ्यूजलेस फैक्ट्री शुरू की गई थी और अब पुणे में ये नया सेंटर उसी प्रक्रिया का विस्तार है। इस सेंटर से भारत को कई रणनीतिक लाभ मिलेगा। एक तरफ ये वायुसेना की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाएगा, वहीं दूसरी ओर ये भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी मजबूत करेगा। अब भारत में सिर्फ असेंबली नहीं बल्कि वास्तविक रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगा। इससे देश की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और विदेशी निर्भरता घटेगी। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से पुणे और आसपास के इलाकों में 500 से ज्यादा नई नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा HAL, DRDO और निजी क्षेत्र की कंपनियों जैसे अडानी डिफेंस के साथ सहयोग बढ़ेगा, जिससे भारत में AI आधारित प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, इंजन डायग्नोस्टिक्स और स्मार्ट डिफेंस सिस्टम पर तेजी से काम हो सकेगा। डैसॉल्ट एविएशन के लिए ये कदम सिर्फ ऑफसेट पूर्ति नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक निवेश है। कंपनी एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी 20% आय अर्जित करती है और अब भारत को वह एक टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करना चाहती है, जहां से आने वाले समय में UAE और इंडोनेशिया जैसे देशों को भी तकनीकी सहायता या प्रोडक्ट सप्लाई किए जा सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों
खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।